नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है यार। यकीन करो, धड़कने कभी तेज़ कभी आहिस्ता, कभी तेज़ कभी आहिस्ता, ऐसा हिला के रख दिया है मुल्क की सियासी सूरत हाल को कि मैं आपको क्या बताऊं। रात को इमरान खान साहब बेचारे जो हैं सुकून से सोते हैं और ये रात के बीच में लोग उन्हें जगा देते हैं, कोई नया शोशा छोड़ देते हैं। कल ही तो सिमटा के बैठे थे इतनी उलझी हुई गुत्थी को, लेकिन रात गए फिर चीज़ें तब्दील हो गई। रात गए कह लीजिए या अली सुबह कह लीजिए, चीज़ें यकसर तब्दील हो गई। दोबारा से पलड़ा दूसरी तरफ भारी हो गया। अब फिर इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म रहने के चांसेस बहुत कम रह गए। पहले जो थे वो चांसेस ज़्यादा हो गए थे। कल तक ये था कि तकरीबन ऐसा महसूस हो रहा था कि मामलात हुकूमत ने कंट्रोल कर लिए। लेकिन अगर ये हुकूमत की इत्तेहादी जमात उनका साथ छोड़ देती है, और अभी तक की खबरें यही आ रही हैं कि 1 बजे तक शायद एक वफाकी वज़ीर हैं, उनका बाकायदा तौर के ऊपर जिसे आप कह सकते हैं काबीना से अलहदगी का जो है वो मौसूल हो जाएगा मुराजा। वो अगर मौसूल हो गया दैट मीन्स फिर ऑड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि देखो ये सूरत हाल जो है ना मिनट ब मिनट तब्दील हो रही है। पहले असल में आसरा था इनको ना, पहले कुछ सपोर्ट थी। अब वो जब से सपोर्ट हटी है तब से अब वो चीज़ें मैनिपुलेट कर नहीं पा रहे। पहले मैनिपुलेशन हो जाती थी, कानून भी पास कराना होता था तो मैनिपुलेट करा के पास करा लेते थे। सेनेट के इंतखाबात हों या कौमी असम्बली के इंतखाबात या कौमी असम्बली के अंदर होने वाले मुख्तलिफ बिल हों या जो भी सियासी करारदादें हों या करारदादें हों, वो पास कराना इनके लिए निस्बतन आसान था, क्योंकि इनके पास, आप समझ जाओ गहरी बात मैं कर रहा हूँ, इनके पास पीछे से सपोर्ट थी। अब वो जो ही हाथ हटा, घना साया इनके ऊपर से हट गया, शाखें दरख्त की इन्होंने खुद काट दी, तो अब वो जो ही साया ख़त्म हुआ है तो अब ये बेचारे जो हैं धूप के अंदर खड़े हुए हैं, अब खुद ही अपनी काविशों कोशिशों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ ये 3-4 जो अहम वज़ीर हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इनकी शक्लों को देखता हूँ। इनकी शक्लें ये बताती हैं कि हुकूमत किस तरह के हालात में से गुजर रही है। और अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी शक्लें कैसी दिख रही थी। नहीं, उजली दिख रही थी भाई। अभी तक तो हुकूमत के अंदर है, अभी तारीफ़ें करनी है। अभी जितने काम करने होते हैं वो बाद में करने होते हैं। अब मेरी आदत है, मैं पंगा लेता ही नहीं। फिसलन में बंदा पाँव क्यों रखे। बिजनेस का प्रोग्राम ठहरा, हम ऐसी सियासी तज्जियाकार बन जाए तल्लत की तरह, हमें और हामिद मीर की तरह हमें भी फेंटी लग जाए। भाई हम इस काम में पढ़ते ही नहीं, हमारा ताल्लुक ही नहीं। ना केके की तरह दूसरों के पैगामात अपने बना के पेश करते हैं। भाई हमारा बिजनेस का शो, हम बिजनेस पे फोकस करते हैं। डॉलर का मुझे बताया जा रहा फिर इंतहाई हद ऊपर कर गई। भाई सही कह रहा हूं मैं। अभी हमें शोबा तहकीक ने बताया कि आज फिर इंतहाई हद पार कर दी उसने। तो ये मामलात जो हैं ये अब मुस्तकिल बुनियादों पर चल रहे हैं। डॉलर महंगा से महंगा तरीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां भी महंगी हो रही हैं। आगे जाके पेट्रोल ये महंगा कर नहीं रहे, क्योंकि अभी ये इनकी जान निकली हुई है। यकीन करें, जैसे बिल्कुल वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हथेलियों में से जान निकल रही होती है। इनकी अभी हुकूमत के जो अहलकार हैं, हुकूमत के जो अहदेदार हैं, उनके हाथों में से जान निकल रही है। तो अब पेट्रोल का तो उनके पास सोचने का वक्त ही नहीं है, वो तो जान बचाने में या उहदा बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं क्लियर कट क्रिस्प बता दूं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बारे में तो ये इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि अपोजिशन ने तो ऐसे टाइट किस्म के इनके खिलाफ करप्शन के केस बनाए हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। देखिए जरदारी साहब को इन्होंने किया बहुत तंग, लेकिन जरदारी साहब में एक अच्छी आदत है। प्रोग्राम देखते हैं। सलाम सर। जरदारी साहब में अच्छी आदत यह है कि वो वेंडेटा की या वेंजेंस की सियासत नहीं करते, यानी वो बदले नहीं उतारते। वरना अगर देखें अभी आपको पता है चंद दिनों के अंदर हो सकता है चीज़ें उनके फेवर में चली जाएं, उसके बाद वो बदले लेना शुरू कर दें तो आपको पता है फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। लेकिन कम अज़ कम ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा होगा, देखिए ये बेसिकली अब शहबाज शरीफ साहब को सामने लाएंगे, उनको यूज़ करेंगे। और 3 साल के अंदर अब जो कुछ पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया है किसी से ढका छुपा नहीं हुआ। अभी तक तो हम यही कह रहे हैं जी ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को छोड़ के बाकी सब लोग जो हैं वो बड़े सख्त किस्म के फंसेंगे, टाइट फंसेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ये लोग फंसाएंगे ना, पहले तो ये पीटीआई को बतौर जमात फंसा देंगे, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो आपको पता है वो बड़ा संजीदा नोयत का है। तो ये उनको फंसाएंगे। फिर उसके बाद ये सब फाइनेंस से ही ताल्लुक है भाई इसका, बिजनेस का। उन्होंने अभी डिसोन किए अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये बड़ा टाइट फंसाएंगे। पहले तो ये पीटीआई को पूरे को फंसा देंगे।
अच्छा, जितने रिवायती सियासतदान हैं वो तो वापस कोई पीपी में चला जाएगा, कोई नून लीग में चला जाएगा, क्योंकि ये किसी के नहीं होते। मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब को बहुत समझाया था, लेकिन खान साहब भी वही कैप्टन अभी तक 92 वर्ल्ड कप की टीम के हैं, जो उनको अपना सही लग रहा होता है वो वही करते हैं। यही प्रॉब्लम मुशर्रफ के साथ थी। मुशर्रफ को भी मैंने 10 दफ़ा समझाया। मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ साहब को ये लग रहा था कि ठाठे मारता समुंदर सड़कों पे आ जाएगा, मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन उनको शॉक ऑफ द लाइफ तब मिला जब वो बड़ा और डर तो मैं किसी से उनको जब भीड़ियां लगाई है ना, तो फिर मुशर्रफ को अली नासिर की याद आई है। क्यों सर, सही कह रहा हूं मैं? यकीन करो, मुशर्रफ के लिए मैंने बहुत कुछ किया। मुझे लगता था ये आदमी मुल्क को बदल देगा। इसने मईशत को वाकई में बड़ा फायदा पहुंचाया। जैसे भी इसने नोटू कमाया, इसने अमेरिका से लिया, इसने बहुत सारे लोग कहते हैं बंदे दे के लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुल्क की मईशत को भी डेवलप किया, मुल्क के दिफा को भी डेवलप किया। गलती इसने क्या की कि वो इमरान खान वाली क्या गलती की, मोहसिनों को ठुड्डे मारे इसने। मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो मुशर्रफ से मोहब्बत करता था, मुशर्रफ डरतो वारतो मैं किसी से नहीं, आप चलो मैं यो खाल है, ये वो ड्रामा, इस ड्रामे की वजह से वो ख्वार हुआ। यकीन करें, मुशर्रफ अभी भी ख्वार हो रहा है। सर बोरियत कैसी फील हो रही है? तो बेसिकली क्या है कि ये अगर मुशर्रफ भी इस तरह ये करता कि अपना क्लाउड क्रिएट करता, अपना वोट बैंक क्रिएट करता, उस पर वर्किंग करता, जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, सिंसियर होते हैं, उसकी जो वो एक एनलाइटेंड मॉडरेशन की जो थ्योरी थी उसके साथ एग्री करते हैं, तो आगे बढ़ते। इसी तरह अगर इमरान खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब भी वो लोग जो कि थ्योरी ऑफ चेंज यानी तब्दीली के फलसफे के ऊपर इमरान खान साहब के साथ थे, उनको साथ लेकर चलते, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाते। इन्होंने क्या किया, इस तक के जो थर्ड क्लास एंकर इनको गालियां बकते थे टीवी के ऊपर, उनको ये आगे लेकर आए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया, अपने पास बुलाते हैं, उनको बुला के लेक्चर देते हैं। अरे भाई, ये तुम्हें गालियां बकते थे, इनके साथ क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हो? वो मईशत दान जो इमरान खान साहब के साथ हैं, क्या ये पहले नहीं थे? नहीं, आप मुझे बता दें, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें ये सो कॉल्ड पीटीआई अडॉप्ट कर रही है, आप मुझे सच सच बताएं, क्या ये नून लीग के साथ नहीं थे? क्या ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे? दोनों जो वफाकी वजीर रखे हैं, ये दोनों पीपल्स पार्टी के साथ रहे। फैक्ट। बीच में जो सरकारी मुलाजमीन किसी न किसी कैपेसिटी में लगाए गए हैं, किसके साथ रहे? माजी की हुकूमतों के साथ रहे। तो वजीर आजम इमरान खान साहब की अपनी खालिस टीम तो थी ही नहीं। असद उमर साहब का मैं कहना नहीं चाहता अब ये कि जब तक वजारत से हटेंगे नहीं तब तक मैं उनकी रुएदात आपको सुनाऊंगा नहीं। लेकिन मेन एम ये कि एक आदमी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहा है, उसको मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज लगना चाहिए था। मुझसे आप पूछते ना, मेरे ख्याल से मैं असद उमर को कहता कि ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज लगाएं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री चलाता रहा है भाई। उससे कभी आप फाइनेंस में लगा रहे हो, कभी पीएनडी में लगा रहे हो। अरे भाई, ये उसका काम ही नहीं है, उसका काम है इंडस्ट्रीज का। जो जिसका काम है वो उसको दो। और एक बात मैं और बता दूं, देखो जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में आप जो भी कह लें, लेकिन जहांगीर खान तरीन के बारे में एक लॉजिकल चीज मैं आपको ये बता दूं कि जहांगीर खान तरीन इज एक्सपर्ट एट व्हाट? रनिंग अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये उसके स्किल्स हैं। देखो, हमेशा से अमीर नहीं था जहांगीर तरीन। ये किसी तरह, मैं इतनी लंबी दास्तान तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन किसी की निस्बत से उसे मिल गए। अब मिलने के बाद उसने शुगर मिल को किस तरह से चलाया, अपने बिजनेस को कैसे स्प्रेड किया, उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया। यार, बंदे को पैसे कमाने आते हैं जहांगीर खान तरीन को, उसको आप एम्प्लॉय करते इस, और वजारत भी उसके पास है माजी के अंदर, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जहांगीर खान तरीन जो है वो। लेकिन अब क्या करूं, जैसे मुशर्रफ साहब की काबीना इन्होंने शामिल की थी, उनका जो हाल हुआ मुशर्रफ साहब का, स्टॉक एक्सचेंज की भी सूरत हाल ठीक नहीं है। मुझे बताया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज भी दबाव का शिकार है, और अभी भी पॉइंट्स के अंदर हम कमी देख रहे हैं। मज़ीद ऐसा लगता है जैसे सेकंड हाफ के अंदर अगर मामलात हुकूमत के फेवर में नहीं जाते, वैसे तो मार्केट बंद होने के बाद ही ये पता लगेगा कि एमक्यूएम का फैसला क्या है, लेकिन तब तक के आसार जो पता लग रहे हैं वो यही है कि फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी प्रेशर लेगी। सरमाया कहाँ जाएगा? देखें, इस वक्त सरमाया के जाने की 2 या 3 जगह। सबसे पहले तो सरमाया निकल रहा है मेजर बिग टाइम प्रॉपर्टी से, लैंड से, कंस्ट्रक्शन से पैसा निकल रहा है सारा का सारा, क्योंकि अब वो ब्लोट हो चुकी है मार्केट में। बहुत पहले कह चुका था, ओवर सप्लाई क्रिएट हो गई है। पीर बाबा ने कराची शहर के बाहर हाउसिंग सोसाइटी बनाकर लोगों का पैसा वहाँ लगवा दिया। फाइल एडजस्टमेंट के चक्कर में लोगों ने ढेर सारा पैसा लगाया, नाम मैंने किसी का नहीं लिया। उस चक्कर में लोगों ने जा के अपने आप को एडजस्ट कराया, ये वो वगैरह वगैरह, फिर मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा के जो है वो लोगों को वहाँ से
भगा भी दिया। समझ जाओ मेरे इशारे, समझ जाओ, बोलो कुछ नहीं, नाम नहीं लेना किसी का। तो मेन एम ये कि वहां से पैसा निकल रहा है, और पैसा जो है सारा का सारा वहां से भी निकल रहा है, कराची शहर से भी निकल रहा है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से, और ये चला गया डॉलर में। डॉलर पे तभी दबाव आ रहा है ना, और जो मुल्क के सियासी हालात हैं वो और ज़्यादा पेचीदा कर रहे हैं मामले को, तो लोग जा रहे हैं डॉलर की तरफ। अब इन्होंने डॉलर खरीदना कर दिया मुश्किल, तो अब जाहिर बात है फिर इसका मतलब है कि करेंसी स्मगलिंग जन्म लेगी। अब इन हालात के अंदर वो चीज़ें इतनी ज़्यादा फोकस में नहीं आएंगी। अब हो रही है कि नहीं हो रही ये नहीं कह सकते, लेकिन जन्म लेगी के माने ये है कि ऐसी सूरत हाल में लोग डॉलर की तरफ भागेंगे, और इससे क्या है कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट होगा। अभी तो देखो सबकी जान निकली हुई है, सबकी जान अटकी हुई है, कोई भी किसी से पंगा लेने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मैं इतनी खुलखुला के बात कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में, और सरकारी इदारे भी प्रेशर में। वो डरे इसलिए हुए हैं कि यार ये गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज कर रहा है, कहीं इसके बारे में हम कोई बात करें, पता लगा अगली गवर्नमेंट आ जाए वो हमें, मतलब यही होता है ना सरकारी अफसरों को डर, यही होता है भाई हमें आते ही ट्रांसफर कर देंगे, हमें निकाल देंगे, ये वो। तो वो हर आदमी बड़ा सेफ खेल रहा है, और मीडिया को भी फ्री, मतलब ये कि फ्री फॉर ऑल मिला हुआ है, तो इस वजह से हम लोग खुलखुला के बात कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से भी पैसा निकलेगा। अच्छा, इसका एडवांटेज ये है कि ये जो पैसे निकले अगर ये इंडस्ट्री में, एक्चुअल इंडस्ट्री में चले जाएं, क्योंकि एमनेस्टी भी चली, तो बहुत अच्छा काम होगा, यकीन करो। क्योंकि इस वक्त डॉलर बढ़ जाने की वजह से इंपोर्ट्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव, तो ऐसा मुमकिन है कि लोकल इंडस्ट्रीज सब्स्टिट्यूट करने के लिए आ जाएं पाकिस्तान में, लेकिन दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। जैसे आप पता होगा कि जब लॉकडाउन था तो सारे लोगों ने स्टोर खोल लिया। एक मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा लोगों ने खोला किरियाना स्टोर, परचून स्टोर, क्योंकि देखो उस दौर में आप तो कहीं जा सकते नहीं थे, सिर्फ आपको किरियाना, परचून, सब्जी, तरकारी खरीदने की इजाजत थी, तरकारी फॉर यू, वेजिटेबल्स। तो ये इन लोगों की चांदी थी। अब देखा देखी आप देखो जितने शॉपिंग मॉल हैं, उन जितने रिटेल स्टोर हैं, उन्होंने दबा के एक्सपेंशन की है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, और जो प्रीमियम एक रिटेल मार्केट थी, आपको पता है कि अंकल आगाज़ का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद फिर जाहिर बात है वो फिर एक सिस्टम जो है चेंज हो गया ना, तो प्रीमियम जो एक रिटेल था उसकी भी वैल्यू। तो खैर एनीवे, इस पे हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं और मज़ेदार गुफ्तगू भी होगी। जनाब जफर मोती साहब से वेलकम करता हूं आपको शो में। जफर मोती साहब, जफर मोती साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही, दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, मज़ेदार मेहमान हैं। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि अभी सरमाया निकल रहा है, और अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट आर सब्जेक्ट टू रिस्क एंड दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड विदाउट प्रेजुडिस, जिसके माने ये है कि अगर मगर वाली बातें सारी, तो इनको भाई आप कोई उस प्रीटेक्स्ट में ना ले लीजिएगा संजीदा। ये बेसिकली क्या है कि सारा अगर मगर है, क्योंकि आप देख रहे हैं डॉलर बढ़ रहा है, तो हम यही समझेंगे कि पैसा निकल रहा है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से और निकल के जा रहा है डॉलर की तरफ। इसी तरह स्टॉक मार्केट से जो पैसा निकलेगा, क्योंकि सट्टा बाजार के अंदर कोई मार खाने तो गया नहीं, सब लोग मुनाफा कमाने गए, वहां से भी पैसा निकलेगा तो या डॉलर में खपेगा या ऐसी जगह खपेगा जहां पे कोई सवाल जवाब ना हो। तो अब इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बड़े प्लेयर हैं, छोटे प्लेयर जो है ना वो ऐसे ही हैं, बस दिल पशौरी वाले। जैसे स्टॉक मार्केट में भी छोटा इन्वेस्टर जो है वो दिल पशौरी के लिए जाता है। दिल पशौरी मतलब ऐसी शौक पूरा करने के लिए। इन रियल सिर्फ 5-10 लोग होते हैं जो पैसे कमा रहे होते हैं, और ये दुनिया भर में हर जगह पर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और बाकी सारे लोग जो हैं वो बस ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अक्सरियत पाकिस्तान की जो है, मैं कह सकता हूं मोर देन 90-95% लोग गरीब लोग हैं पाकिस्तान में। ठीक है, गरीब लोग हैं, लोअर क्लास नहीं, गरीब लोग हैं। जफर मोती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बिल्कुल आ रही है अली भाई। जफर मोती साहब, आपके साथ मजेदार गुफ्तगू होगी। बात कुछ ऐसी है कि जनाबे वाला मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़े अजीब व गरीब नहज पर पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट भी दबाव ले रहा है, डॉलर रिकॉर्ड बना रहा है, अब सरमाया कहां जा रहा है इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। आपको पता होगा पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी के अंदर भी कीमतें जो हैं उसके बारे में रुझान ये पैदा हो रहा है कि गिर रही हैं, और लोग पैसा निकाल रहे हैं हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से भी। तो भाई पैसा जा कहां रहा है ये तो बताएं मुझे। देखिए, पैसा एक ही जगह जा रहा है। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पोर्टेबल कोर्ट है, कॉपीराइट है, कि कैपिटल मार्केट को इस्लामोफोबिया नहीं हुआ, इस्लामाबाद फोबिया हो गया है। हेलो जी जी, मैं समझ गया, आपकी बात बड़ी गहरी थी जी। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टॉक मार्केट खुली हुई है वहां पर इस्लामाबाद में, ये बिल्कुल गलत है। मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की
और SECP को और स्टेट बैंक को कहता हूं कि वहां पर जाएं और हमारा नाम और रेपुटेशन प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर आता है 2 लाख रुपया आप अली भाई ले आओगे तो आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपके पीढ़ियों का नाम, आपके खानदान का नाम सब पूछा जाता है। वहाँ 20-20 अरब रुपए की ट्रेड हो रही है, कोई ये नहीं है कि बिड एंड ऑफर कौन कर रहा है, कोई खबर नहीं है ना। FBR जो कहता है कि भाई यहाँ आप अपने कराची में कोई लाख रुपए कैश निकालता है उसकी इंक्वायरी हो रही है, 5 लाख कैश जमा कराता है उसकी इंक्वायरी हो रही है। तो वहां पर 20-20 अरब रुपए जो जा रहे हैं वो कौन देखेगा? वेल सेड, वेरी वेल पॉइंटेड आउट। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे सिर्फ एक चीज ये बताइएगा, क्या ये पैसा सारा आपको पता है डॉलर खरीदना भी एक मुअम्मा है, मुश्किल है, इट्स जस्ट लाइक एनिग्मा कि आप कैसे उसको रिजॉल्व करें। तो फिर डॉलर खरीद रहे हैं तो फिर कौन खरीद रहे हैं और किस तरह से खरीद रहे हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ही डिटरमिन कर रही है रेट को। तो व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि इफ द ओपन मार्केट डज नॉट अलाउ यू टू परचेस डॉलर्स इन दिस वे, देन व्हाई इज द डॉलर गोइंग अप? वेरी सिंपल, कि जब आप पहले क्या कहते हैं कि इंटरबैंक मार्केट का ये प्राइस हो गया है, तो इसका मतलब बैंक के अंदर ही ट्रेड हो रहा है ना। और बैंक किसके नीचे आती है? बाकिर रजा के अंडर आती हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर के अंडर आती हैं। तो वो इन बैंकरों को, इन लोगों को क्यों नहीं पूछती कि भाई आप क्या कर रहे हो? आप ये छोटे छोटे से बैंक लेकर बैठे हो और वहां पर आप डिमांड इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो कि भाई ये हमको इतना लाख डॉलर चाहिए, इतना करोड़ डॉलर चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन है? तो ये आप इंटरबैंक अगर ट्रेड हो रहा है इसका मतलब अंडर स्टेट बैंक का हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? आपके सामने है। वो आप जो ओपन मार्केट है उसमें आप कितना ट्रेड हो रहा है? पूरे कराची में मेरे ख्याल में लाख डॉलर भी नहीं हो रहा होगा। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि मैंने तो देखा डॉलर परचेज करना अब एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप जब डॉलर खरीदने के लिए जाते हैं तो आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे मैंने और पूछनी थी ज़फ़र मोती साहब, अगर हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि आपको पता है कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ना रहे तो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन से पैसा निकल जाएगा और पंजाब में भी निकलेगा और कराची में भी निकलेगा, क्योंकि फिर वो जो एक मज़े थे प्रॉपर्टी वालों के, कंस्ट्रक्शन वालों के, वो दे विल दी एंड हो जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो आपके ख्याल से कितना प्लमिट करेगा कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग का शोबा? डिपेंड करता है कि एमनेस्टी की पॉलिसी कब तक कंटिन्यू रहती है। अगर वो खत्म हो गई है और अगर पूछगछ वहां पर भी शुरू हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हमारे स्टॉक मार्केट में होती है, तो प्लमिट करेगा। और अगर उधर नई हुकूमत जो आएगी वो अगर यही कंटिन्यू करेगी तो नहीं होगा। और मैं तो पुरानी हुकूमत में कह रहा हूँ कि मैं आई एम स्टिल प्राउड कि मैंने ये जो अपना हल्का नंबर 243 में इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। आपका बहुत ही शुक्रिया, आप शो के अंदर हमारे साथ शामिल। यहाँ नाजरीन फुल गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है, साथ ही साथ पैरेलल ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अब बाज़ाब्ता तौर पर MQM के वज़रा जो हैं उन्होंने काबीना से अलहदगी का जो है वो कर दिया है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है जो भी वो कर रहे हैं, और इस्तीफ़ों का भी आ रहा है कि इस्तीफ़े जमा करवा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब तक ये आपके पास आ रहा होगा तब शायद ये खबर पहले ब्रेक हो चुकी होगी, तो आपके पास आ रहा होगा साथ साथ पैरेलल के अंदर। लेकिन इसके बाद आई थिंक लगभग अभी नो के जो ऑड्स हैं नाउ दे आर अगेंस्ट द PTI गवर्नमेंट। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फ़रूख सलीम साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू अली साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, मैंने सनम को ख़त लिखा, ख़त में लिखा, क्या लिखा हो सकता है ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन अब जो भी लिखा, अब इशू ये है कि इट इज़ इररेलेवेंट बिकॉज द करंट political situation points to instability. Whether this government stays, however the chances are very thin, or someone else comes in, nonetheless पाकिस्तान के इकोनॉमिक वोज, इकोनॉमिक इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। आप मुझे ये बताएं, ना सॉल्यूशन इनके पास, ना सॉल्यूशन ऑपोजिशन के पास,
मुल्क की मईशत फिर जाएगी कहाँ। ये आम आदमी जिसके पेट में रोटी नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, वो इसके बारे में कंसर्न नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब तो मामला जो है वो सस्टेनेंस और सर्वाइवल पे आ गया है। क्या कहते हैं आप? अली साहब, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल किया अंग्रेजी का, इंस्टेबिलिटी, यानी कि अदम इस्तेहकाम। पिछले 50 साल का डेटा निकाल के देख लें कि सियासत और मईशत में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक, और जिन ममालिक में सियासी गैर यकीनी की फजा रहती है वहाँ माशी गैर यकीनी आ जाती है। और फिर आप जानते हैं कि बिजनेस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैर यकीनी की फजा होती है, यानी कि अनसर्टेनिटी जो है इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बिजनेस। ना कोई सरमायादार पैसे लगाना चाहता है, ना कोई बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आना चाहेगा अगर गैर यकीनी की फजा जो है वो कंटिन्यू करती है। इस वक्त अली साहब मुझे जाती खदशा, मेरे जाती एनालिसिस, मुझे बड़ा खौफ आ रहा है कि जो स्टेट बैंक के पास फॉरेन करेंसी के ज़खायर इस वक्त पड़े हैं वो बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। अगस्त 2021 में देखिए तो तकरीबन 20 अरब डॉलर पड़ा था, आज वो 15 अरब डॉलर से नीचे चला गया है, यानी कि पिछले 6-7 महीनों में 5 बिलियन डॉलर के ज़खायर जो हैं वो कम हो गए हैं। जो तजारती खसारा आ रहा है वो भी बहुत ही आप समझिए कि स्केरी है। 45 से 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा है। इसी तरह जो अगले 12 महीनों में बैरूनी कर्जाजात की वापसी है तकरीबन 16 अरब डॉलर की है। तो अब ये 3 फिगर्स को अगर आप इकट्ठे मिला के देखें कि 15 अरब से कम के ज़खायर, 45 से 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा, 16 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जाजात की वापसी, और इतनी तेजी से जो डिप्लीशन हो रही है उसके नतीजे में आप सोचिए कि क्या हो सकता है। इतनी तेजी से डॉलर खत्म हो रहे हैं हमारे स्टेट बैंक के पास, जिसके नतीजे में रुपए में आप देख रहे हैं कि प्रेशर आ रहा है। रुपया गिरता है तो हमने देखा कि महंगाई उसी रफ्तार से, उससे तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर जैसे आपने अपने इब्तिदाई में जिसने कहा कि ना तो ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रेटेजी नजर आती है, ना हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटेजी नजर आती है, वो इलीट फोर्सेस जो हैं जो आपस में लड़ रही हैं, दोनों तरफ से इलीट पावर्स की लड़ाई हो रही है, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो माशी मुस्तकिल है उसके मुतालिक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही। नहीं, बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात आपने की है। तो इस पे मेरे ख्याल थोड़ी सी वजाहत की भी ज़रूरत है कि फिर अब सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। तो क्या कहते हैं आप? देखिए, हमें मालूम है कि पाकिस्तान के माशी प्रॉब्लम क्या हैं। हम पिछले 20-25 सालों से ये भी बहस कर रहे हैं कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स भी वाज़ेह हैं, उसके सोल्यूशंस भी वाज़ेह हैं। मैं आई थिंक पिछली बार भी आपके ही प्रोग्राम में कह चुका हूं कि अगर आप पीटीआई का जो मंशूर है 2018 का उसको खोल के देख लें तो उसमें ये दोनों चीजें लिखी गई। जो प्रॉब्लम्स हैं 5 या 6 बड़े प्रॉब्लम, और उनको हल किस तरह करना है, यानी कि तकरीबन 48 दफा उस मंशूर में रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का जिक्र किया गया। तो हम सब जानते मंशूर के हैं मुसन्निफ, उस मंशूर का मुसन्निफ शायद आप ही थे उस टाइम पे, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। 3 लोगों का बड़ा अहम किरदार रहा था। पढ़ा भले उसे असद उमर साहब ने था, लेकिन जहां तक लोगों का अंदाजा है वो यही है कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने ही लिखा था। वो पता नहीं, मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे बता दें। अली साहब, मेरी कंट्रीब्यूशन उसमें तकरीबन आप समझिए कि 0 के करीब है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा बार बार है, और वो मैंने समझा कि वो PMLN का या बाकी पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर लें तो ये मंशूर सबसे बेहतर मंशूर था। और वजह वही कि इसमें प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन और फिर सोल्यूशन भी सामने रखना। तो ये देखिए, अब इसमें खत का आपने जिक्र किया, हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो इस वक्त हमें ऐसी खारजा पॉलिसी चाहिए जो हमारे लिए जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं फाइनेंसेस के, जिसमें मल्टीलैटरल है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जिसमें बाईलैटरल है, मुख्तलिफ ममालिक हैं, और जिसमें प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं जो बैंक हैं। ये तीनों रास्ते हमें खुले रखने हैं। ऐसी खारजा पॉलिसी चाहिए जो ये तीनों रास्तों को खुला रखे,
ताकि हम बोरो कर सकें और अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। आप मेरे वालिद साहब की किताब का भी यही टाइटल है, इंट्रोस्पेक्शन। तो मैं वो वर्ड अब काफ़ी यूज़ करता हूँ, मैं एक कॉपी आपको भी भेज दूंगा। तो इंट्रोस्पेक्शन का सर अभी टाइम आ गया। अगर 3 साल ही रहना था तो पहले दिन ही कश्तियां जला के रिफॉर्म से ही शुरू करते सर, क्योंकि 3 साल तो सस्टेन कर ही जाना था। मेरे ख्याल जितनी बातें आपने की थी या जो कुछ आप कह रहे हैं मंशूर में, और आप भी 12 प्रोग्रामों के अंदर मसले के हल बताते रहे, मुश्किल रहे हैं, पॉलिटिकल उनकी लगेज बहुत थी, लेकिन अगर 3 साल ही रहना था तो वो सब कुछ कर देते ना। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये 3.5 पौने 4 साल के बाद जो महसूस हो रहा है कि पीटीआई रियली वाज अ वेरी वेल ऑयल्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा टीम। अब वो प्रोपेगेंडा हो रहा है खत्म, यानी कि अमली एतबार से, जमीनी हकीकत के एतबार से कुछ नहीं करना है, फेसबुक पे चलाना है और प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे चलाना है। और वो काम पीटीआई की टीम ने बहुत खूबसूरती से किया। अब पता ये चल रहा है कि वो प्रोपेगेंडा आगे नहीं चल पा रहा और कुछ ना कुछ जमीनी हकीकत के हवाले से कुछ करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ कि माशी एतबार से अली साहब बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन है। मैं जो ममालिक को देख रहा हूँ जहाँ पे इस रफ्तार से डॉलर उनके खजाने में खत्म हुए हैं, उनका हाल बहुत ही बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। फारूक सलीम साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैंने बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना है। बात यह है कि मेनी पीपल आर गेटिंग वेरी जिटरी हु हैव बीन वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट और मे बी हैव हेल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस इन दिस गवर्नमेंट कि उनके ऊपर बड़े बड़े केस बनेंगे क्योंकि अपोजिशन के खिलाफ वो बेवजह जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहे हैं। एंड जाहिर बात है अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है। आपको पता है जरदारी साहब तो ज़्यादा वेंडेटा नहीं रखते, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी कह चुका हूँ, बट यू नो नून लीग का वेंडेटा ज़रूर होगा और वो यू नो दे विल go out and they will go after those people who had been accusing them of corruption and maybe they will counter accuse them for corruption. Issue ये है कि if that happens, लोग कहते हैं ना 90 की दिहाई की सियासत, 90 की दिहाई की सियासत, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मतलब there will be a lot of conflict, confrontation and people are going to be in lot of trouble, जो कि जिसे आप कह सकते हैं रिवायती सियासतदान नहीं थे। क्या कहते हैं आप? अली साहब, मेरा मशवरा ये होगा कि पास्ट में ना जाएं, 22 करोड़ पाकिस्तानी के फ्यूचर के ऊपर गौर व फौज करें। देखिए 22 करोड़ पाकिस्तानी बस में बैठे हैं। वजीर आजम अगर मुसलसल पीछे वाला शीशा देखता रहेगा कि पहले हुक्मरान क्या कर गए, तो हमने पहले 4 साल जाया कर दिए। अब अगर नए हुक्मरान आएंगे और वो भी बस उसी तरह चलाएंगे और पिछले शीशे में देखते रहेंगे और पिछले हुक्मरानों के खिलाफ केसेस बनाते रहेंगे, तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फ्यूचर कौन? सलीम साहब, मेरे ख्याल इसमें जो रिवायती सियासतदान है यानी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के प्रैक्टिशनर्स हैं, दे आर गोइंग टू रिवर्ट बैक टू देयर प्रीवियस पार्टीज, बट द मेन इशू इज गोइंग टू बी दोज पीपल हु हैव बीन वेरी वोकल, हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज अगेंस्ट द ऑपोजिशन, दे आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। खास तौर पे वो जो लोग मीडिया को भी, सियासी जमातों को भी, सबको एक शक की निगाह से देखते रहे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब फारूक सलीम साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। जवाब जरूर लूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।